नमस्कार मित्रों, हमारी आज की वीडियो का विषय है कुंभ मेला और इसका वैज्ञानिक महत्व। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं सुबोध कुमार दीक्षित, आप सभी का मेंटल फ्रेंड, आपके लिए रामायण, महाभारत, वेद पुराण से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित वीडियो बनाकर लाता हूं और आप लोग इसको ध्यान से देखते भी हैं और मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का आभार और हृदय से धन्यवाद। आज हम आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाकर लाए हैं। इसका विषय है हमारा सनातन धर्म का महापर्व कुंभ, जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है और वर्तमान सरकारें इस पर विशेष ध्यान देती हैं। हमारा 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ जिन पौराणिक कथाओं पर आधारित है, क्या वह पौराणिक कथाएं विज्ञान सम्मत हैं? आपके मन में भी प्रश्न यह उठता होगा कि हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम यह पर्व मनाते हैं, तो क्या यह वैज्ञानिक इसका कोई प्रमाण है? तो मैं आज यह आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, कुंभ का वैज्ञानिक प्रमाण है और आप उन लोगों में से पृथ्वी पर पहले होंगे जो इस महाकुंभ के 12 वर्षों के बाद, जो प्रत्येक 12 वर्षों के बाद होता है, इसकी वैज्ञानिकता को जानेंगे। वीडियो पूरा देखें। स्किप करके देखने से इसका कोई लाभ शायद ना मिले आप लोगों को, लेकिन समय अनुसार आप जितना देख पाए उतना ही बहुत है। बाकी जो है तो है ही, ज्ञान की बातें थोड़ी देर अच्छी लगती हैं, बाकी फिर आप लोग अपने काम धंधे में जुट जाएं, यही अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि समय मिले तो इस वीडियो को देखें और अपने सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को प्राप्त करें। तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले कभी समुद्र मंथन हुआ था। पहली बात तो यही गलत है कि समुद्र मंथन हुआ था, ये कथाकार आप लोगों को बताते हैं, लेकिन वो कथाकार गलत बताते हैं। समुद्र मंथन प्रत्येक दिन हो रहा है। हमारे पुराणों में जितनी भी कथाएं हैं वो सब नित्य क्रियाएं हैं जो कहीं ना कहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन एक ही बार हुआ था। समुद्र मंथन नित्य हो रहा है और उसका प्रभाव भी हमें नित्य मिल रहा है। तो समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला। अमृत को पीने के लिए देवताओं ने राक्षसों से युद्ध किया। यह युद्ध 12 दिनों तक चला। 12 दिनों तक यदि उस ग्रंथ में वर्णन है तो देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए 12 वर्षों के बराबर हो जाते हैं। यानी कि यह समुद्र मंथन पृथ्वी पर नहीं हो रहा था, या समुद्र मंथन के बाद लड़ाई भी पृथ्वी पर नहीं हो रही थी, क्योंकि ये दिव्य वर्षों की गणना जब हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ 12 दिनों तक युद्ध हुआ और पृथ्वी के 12 वर्षों में उसको परिवर्तित किया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये न तो समुद्र मंथन पृथ्वी के समुद्रों का हुआ और ना ही पृथ्वी पर घटित होने वाली यह घटना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिला दिया, उसमें से 2 राहु और केतु भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने में सफल हो गए। उसके बाद उनका सर काट दिया गया। तो इस तरीके की कथाएं हैं, लेकिन उन कथाओं के बीच में कुंभ से संदर्भित एक प्रकरण यह है कि जब देवता लोग या राक्षस लोग उस अमृत कलश की छीना झपटी कर रहे थे, तो उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और यह बूंदें 4 स्थानों पर गिरी।
जिन 4 स्थानों के नाम इस प्रकार हैं: प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। अब इसमें नासिक शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता लगेगा कि ये 4 बूंदें कहाँ कहाँ गिरती हैं और वैज्ञानिकता के साथ आपको पता लगेगा। अब ये समुद्र मंथन हमारे सबसे निकट स्थान जिस पर हो रहा है वो है सूर्य, और वो सूर्य प्रत्येक 12 वर्षों तक समुद्र मंथन होने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा में इतना ज़्यादा वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है 12 वर्षों में कि वह सूर्य से बाहर टपकने लगती है। इसको विज्ञान की भाषा में सोलर विंड, जब थोड़ी बूंदें टपकती हैं तो सोलर विंड, और जब कोई बड़ी बूंद टपक जाती है तो उसको सोलर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। और विज्ञान भी यह मानता है कि प्रत्येक 11 वर्षों में यह प्रक्रिया होती है और 12वें वर्ष तक चलती रहती है। उनका सोलर साइकिल 11 वर्षों के बाद ये एक्स्ट्रा एनर्जी की बूंदें टपकना प्रारंभ होती हैं और 12वें वर्ष तक चलती रहती हैं। ये वर्तमान समय में, जैसे कुंभ हमारा 2025 में पड़ रहा है, 14 जनवरी से प्रारंभ होगा स्नान, या उससे पहले भी हो सकता है। मैं कर्मकांडी पंडित नहीं हूँ, पत्रा वत्रा नहीं देखता हूँ, लेकिन उसी के आसपास होना चाहिए। लेकिन विज्ञान की दृष्टिकोण में ये 11 अक्टूबर से सूर्य ने बूंदें टपकाना प्रारंभ कर दी हैं, और ये लगभग 6 महीने का काल होता है। 6 महीने तक सूर्य अपनी जितनी 12 वर्षों में एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी इकट्ठी कर लेता है, उसको बाहर छोड़ता है, और उसके बाद फिर सामान्य गति से सामान्य किरणें छोड़ता है। इन जो बूंदें वो बूंद रूपी ऊर्जा टपकाता है, वो अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से, प्रकाश किरणों के माध्यम से, अल्फा बीटा की किरणों के माध्यम से, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं ये, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के साथ में ये पार्टिकल्स हमारी सारे सौरमंडल में बिखर जाते हैं। अब पृथ्वी उस समय कहाँ पर स्थित है और सूर्य ने किस तरफ छोड़ा है, तो हर समय हर दिशा में पृथ्वी नहीं होती है। तो पृथ्वी की दिशा में जब कभी भी वो ऊर्जा विकृत हो जाती है तो पृथ्वी से टकराती है, और पृथ्वी पर अतिरिक्त प्रकाश, अतिरिक्त ऊष्मा और अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन इस प्रवाह को वैसे तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा जो भी आ रहा होता है ये हानिकारक होता है, लेकिन हमारे पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो इन चार्ज पार्टिकल को आने से रोकती है, लेकिन चूंकि यह सामान्य अवस्था से ज़्यादा की मात्रा में आती हैं, तो कुछ पार्टिकल्स, कुछ परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिनको आपको अभी मैं दिखाऊंगा भी कि किस रूप में। आप देख सकते हैं ये विश्व की सबसे सुंदर रचना दिखाई देती है, और इसको हमारे वेदों में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेदों में क्या शब्द दिया गया है और विज्ञान ने क्या शब्द दिया है, मैं दोनों को बताऊंगा। इसीलिए मैं अपनी वीडियो जो है, हमारी वीडियो लोग कम देखते हैं क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं होता कि इतनी कोई गुड़ बात बता सकता, क्योंकि मैं कोई साधु सन्यासी हूँ नहीं, सामान्य नागरिक हूँ। तो जब पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड से जब ये अमृत की बूंदें पौराणिक शब्द के अनुसार और एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर चार्ज पार्टिकल जब इससे टकराते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक फील्ड इनको अपने साथ आकर्षित करके पृथ्वी के केंद्र में
कुंभ रूप में स्थापित करने के लिए ले जाती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से निकलती हैं और नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन इनका कहीं भी नॉर्थ और साउथ पोल बीच से विभाजित नहीं किया जा सकता, ये सदैव दोनों पोल एक साथ रहते हैं। तो इनमें इसीलिए इनको वेदों में मित्रा वरुण के नाम से संबोधित किया जाता है और ज़्यादातर 90% मित्रा वरुण एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि इनको बीच से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तोड़ दोगे तो दो जोड़े हो जाएंगे मित्रा वरुण के। जैसे मैग्नेट को तोड़ने पर एक मैग्नेट प्लस नहीं रह सकता, एक माइनस नहीं रह सकता, वो दोनों प्लस माइनस भी होंगे और दोनों ही ऐसा हो जाता है कि दो अलग अलग पूर्ण हो जाते हैं। ये फिजिक्स के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है कि एक के यदि दो भाग करोगे तो दोनों भाग आधे आधे नहीं होंगे, वो पूर्ण ही रहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी यही होता है। तो वो सूर्य से आने वाली किरणों को अपने साथ में ले जाती हैं और पृथ्वी के केंद्र में पोल्स के माध्यम से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के माध्यम से पृथ्वी के केंद्र में जो लावा भरा होता है और लावा के बाद में जो ठोस लोहे का केंद्र होता है उसमें स्थापित कर देती हैं कुंभ के रूप में। और फिर वो ये एक तरीके का रिचार्ज होता है। प्रत्येक 12 वर्षों में हमारी मैग्नेटिक फील्ड रिचार्ज हो जाती है, जो उसी केंद्र से उपस्थित होती है और उसी में एक्स्ट्रा एनर्जी जब मिलती है, जैसे सेल है, सेल को विद्युत उत्पादन में भी यूज़ कर सकते हैं और फिर जब उसको किसी विद्युत से जोड़ दिया जाता है तो वो फिर चार्ज हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये हमारे लिए अमृत रूपी जब बनती हैं, जब इनको मित्रा वरुण या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ये उनके कंट्रोल में आ जाए। और यदि ये कंट्रोल में, पहले तो कंट्रोल में आ जाती हैं, लेकिन कंट्रोल में सामान्य मात्रा में जब आएंगी तब ये आती हैं। लेकिन जब सामान्य मात्रा से ज़्यादा ये आ रही हैं तभी वो अवसर आया 12 वर्षों के बाद वाला। तो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में भी ये कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणों के रूप में, एक्स्ट्रा प्रकाश के रूप में हमें प्रतीत होती हैं और हमारे शरीर को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाती हैं। इसीलिए किसी स्थानों पर वेदों और पुराणों में उसी को लाभदायक और उसी को हानिकारक बताया गया है और इसी को श्राप और वरदान में परिवर्तित किया जाता है। तो विज्ञान भी मानता है कि सूर्य प्रत्येक 12 वर्षों बाद एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ता है और वो एनर्जी पृथ्वी से टकराती है, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा दोनों पोलों से कुंभ में ले जाती है और फिर कुंभ से ये मैग्नेटिक फील्ड फिर दोबारा उत्पन्न होती रहती है पूरे 12 वर्षों तक और फिर नित्य चार्ज तो होती रहती है, नित्य चार्ज भी होती है, नित्य डिस्चार्ज भी होती है। तो कुंभ की जो पौराणिक कथा है वो इस सोलर स्टॉर्म के 12 वर्षों के चक्र से बिल्कुल मेल खाती हुई है। बल्कि मेल खाती हुई क्या, मैं तो वैदिक वेदों पर शोध करता हूँ तो ये मित्रा वरुण और चरसणी और ये सब मेरा समझा हुआ है, तो मैं तो इसको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि ये क्या क्रियाएं हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप ही समझे होंगे और यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखकर आप लोग उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरे पास होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो आपसे कहूँगा कि जब मुझे उत्तर मिल जाएगा तब आपको दे दूंगा। मैं गलत उत्तर कभी नहीं देता क्योंकि मेरा व्यवसाय नहीं है। आप लोग मुझे पसंद ना करें तब भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। आप देखोगे तो ठीक है, नहीं देखोगे तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः।